हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ ये 15 नंबर का करेंगे। ठीक है, यानी कि ये टोटल जो प्रैक्टिस सेट है 15वां नंबर वाला है, ये लास्ट होगा। एसआरएस टेस्ट का ये लास्ट है। ठीक है, 15 नंबर। ठीक है, तो ज्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे क्योंकि बीपीएससी में अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है और ऐसे जो है आज 26, आज वैसे तो 27 हो गया, कल ही रिजल्ट आया 69 बीपीएससी वाला। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, और बाकी जो जाने वाले हैं एग्जाम देने वाले, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि आप सभी, मैं चाहूंगी जो भी मेहनत कर रहे हैं सबका भाई सिलेक्शन हो, क्योंकि सबकी एक उम्मीद लगी हुई रहती है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं टाइम किल नहीं करूंगी। और इसके बाद जो है हम करंट अफेयर्स का पूरे 1600-1700 करंट अफेयर्स कराने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जब वस्तु की स्थिति अनंत यानी कि अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच होगी तो उत्तल दर्पण निर्मित छवि की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आभासी होगा और सीधा बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म, ठीक है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के फैलाव के दौरान स्पेक्ट्रम का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। तो ये झुकता है बैगनी। ठीक है, सबसे अधिक जो है ये बैगनी झुकता है। ठीक है, तो अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन अभी ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है देंगे तो 150 क्वेश्चन जो है पता चलेगा 3-4 घंटा लग जाएगा एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देने में। तो ऐसे हम सभी का देख चुके हैं हम लोग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारा सब्जेक्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम किल नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण घूमेगा। ठीक है, तो परिवर्तित किरण जो है ये 2 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन एक खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण कह रहा है लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। ठीक है, तो आपन कह रहा है कि क्या ये दोनों जो है सर्सन रीजन सही है या नहीं है। तो देखो, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है ताकि दूर से कोई भी जो वस्तु है आए तो उसे दिखाई दे, बिल्कुल सही है। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विद्युत तार किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का बना होता है, ये कॉपर का बना होता है, लेड का बना होता है, एल्युमिनियम का, और इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो किस चीज का बना होता है, तो आप सभी को पता है ये कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। तो 1 और 3 मिलकर के 1 + 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सही है। अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान गुना नकारात्मक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण ए ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर केवल व केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डायनेमो का कार्य है। डायनेमो का कार्य क्या होता है, तो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊपर में रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक क्या है। ठीक है, तो फैराडे स्थिरांक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। क्या इलेक्ट्रोलाइट परिवर्तित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, या फिर विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, या फिर सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। तो फैराडे स्थिरांक जो होता है ये क्या होता है, सार्वभौमिक स्थिरांक होता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने वाला है और हम लोग मिलान कर लेते हैं। कह रहा है, परमाणु घड़ी। तो परमाणु घड़ी जो है ये चट्टान की आयु निर्धारित करती है।
तो हमारा 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डेटिंग जो है, तो कार्बन डेटिंग ये सटीक समय बताता है, ठीक है, यानी कार्बन डेटिंग मतलब सटीक समय बताएगा किस समय का है वस्तु, किस समय का नहीं, ठीक है। अर्ध आयु समय, अर्ध आयु समय जो है रेडियोधर्मी धर्मिता बताता है, और सूर्य घड़ी जो है समय मापने की पुरानी विधि है। पहले के समय में सूर्य घड़ी लाइक बोले तो सूर्य जैसे निकला तो अच्छा इतना टाइम हो गया है, ढल रहा है तो 4-5 बज गया, या दोपहर हो रहा है सूरज का प्रकाश यहाँ तक आ चुका है तो लोग समझते थे यार दोपहर हो चुका है। तो सूर्य घड़ी जो है समय मापन की पुरानी विधि है। तो हमारा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि परासरण की प्रक्रिया में विलायक सांद्रित विलयन से तनु विलयन में चला जाता है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में तनु विलयन पर बाहरी दबाव लगाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा 1, 2, 3 कोई सही नहीं होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन किससे संबंधित है। पाश्चराइजेशन जो है ये दूध का बांधीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखो पाश्चराइजेशन की अगर खोज पूछेगा तो लुईस पाश्चर, ठीक है, लुईस पाश्चर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पेट्रोल, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन संख्या से, यानी इसको इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में उनके पहले संश्लेषण की कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें काला सोना, ठीक है, तो कह रहा है इसमें काला सोना, फ्लोरीन, ग्राफीन और केओलर। तो सबसे पहले हो जाएगा ये हो जाएगा केओलर 4, इसके बाद हो जाएगा काला सोना तो 1, इसके बाद फ्लोरीन 2, फिर हो जाएगा ग्राफीन, तो ग्राफीन कितने नंबर है 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। हमारा 4, 1, 2, 3 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं खनिज क्या है। कह रहा है खनिज क्या है, तो खनिज जो है ये आपको बताना है। सॉरी गाइज, हम लोग थोड़ा उल्टा लगा लिए क्या आंसर, प्रयोगशाला 1 मिनट। कह रहा है इसमें काल क्रम अनुसार तो सबसे पहले केओलर 4 हो जाएगा, इसके बाद फ्लोरीन होगा 2, इसके बाद ग्राफीन 3, इसके बाद काला सोना तो 1 हो जाएगा। तो हमारा 4, 2, 3, 1 आंसर होगा। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले केओलर आएगा, इसके बाद फ्लोरीन आएगा, इसके बाद ग्राफीन आएगा, फिर काला सोना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज क्या है, तो खनिज जो है क्या तरल है, गैस है, अकार्बनिक ठोस है, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। खनिज जो होता है तरल अवस्था में भी मिलेगा, गैस अवस्था में भी मिलेगा, अकार्बनिक ठोस अवस्था में भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ये सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, अमीबा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अमीबा जो है उसका विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, क्योंकि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक तरीकों से प्रजनन करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और सही इसकी स्पष्टीकरण है, ठीक है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है नीमेटोड से होने वाली बीमारी है। तो ये बीमारी फाइलेरिया होता है, जो आप देखते हैं कि पैर हाथ वगैरह फूल जाता है, जिसको हाथी फाव भी अपने बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में रक्त नहीं होता है, तो रक्त नहीं होता है तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जीवों में से कौन से अन्य 3 वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है संबंधित नहीं है, तो देखो बिच्छू, घून और मकड़ी ये तीनों संबंधित है, लेकिन केकड़ा जो है ये अलग हो जाएगा। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कीट कैसे सांस लेते हैं। तो अधिकांश कीट जो है श्वसन नली सिस्टम के द्वारा लेते हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है।
तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। सभी इकाइनोडर्म विपिपेरस होते हैं। राउंड वर्म में कोई परिसंच तंत्र नहीं होता है। बोनी मछलियों में स्विम ब्लैडर आमतौर पर मौजूद होता है, या फिर कार्टिलाजिन्स मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो देखो कौन सा सही नहीं है, तो कार्टिलाजिन्स मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये सही है। बोनी मछली में स्विम ब्लैडर जो होता है ये आमतौर पर मौजूद होता है, अवेलेबल होता है, ये भी सही है। राउंड वर्म जो होता है कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, हमें गलत, इसमें जो ऑप्शन में गलत है वो बताना है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है टिक्स और माइटस वास्तव में है, तो ये क्या है वास्तव में, तो एराकिडनस है, ठीक है। एराकिनिडस है, एराकिनिडस, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो है एक्चुअली लाइक हम लोग बात करें, देखो टीक माइट बी ये जो है लाइक बोले तो या फिर टीक हो गया, माइट हो गया, बिच्छू हो गया, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप के आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लाइक बोले तो मकड़ी जो होता है लगभग 1 लाख से अधिक प्रजातियां इसमें शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें टीक और माइटस वास्तव में है, तो एराकिनिडस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है इसमें जो भी ऑप्शन है क्रिस्टेशियन, कीड़े, मायरिया पोड्स, ये सब जो है आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक जीव के पूरे जीनोम, सभी जीनोम का अनुक्रम 1996 में पूरा हुआ वह जीव है, तो वह जीव का क्या नाम है, तो वो है प्लाज्मोडियम विवैक्स, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने वनस्पति और जीवों की बड़ी संख्या में प्रजातियों को जाना, खोजा और पहचाना। संख्या के संदर्भ में यह अब तक खोजे गए और पहचाने गए जीवों की सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, कीटों की संख्या है, ठीक है। लगभग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारा पौधा, जीवाणु, कवक, कीट, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो इसमें से बताना है कौन सा मछली नहीं है। तो पहले मछली देखो कौन कौन है, देखो ये सॉ फिश मछली है, गिटार फिश भी मछली है, पाइप फिश भी मछली है, लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है, तो हमारा आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो अकशेरुकी जो है ये क्या है आपको बताना है। अकशेरुकी क्या ऑक्टोपस है, स्क्विड है, कोरल है, जेली फिश है, क्या है, तो ये स्क्विड है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्लो वर्म है, तो ग्लो वर्म क्या होता है, ये एक कीट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, झींगा मछली शरीर रचना के किस वर्गीकरण से संबंधित है, तो झींगा मछली के बारे में पूछ रहा है, ये हो जाएगा क्रिस्टेशियन से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि क्रिस्टेशियन ग्रुप से संबंधित है, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मकड़ी कीट से अलग है क्योंकि मकड़ी में पाया जाता है, तो मकड़ी में क्या पाया जाता है, 8 पैर होते हैं, ठीक है, याद रखना है, मकड़ी का क्या होता है, 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है ये मिलान करने वाला, सॉरी ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सही उत्तर चुनना है और निम्नलिखित प्रजातियों को उनके विकास के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं, तो देखो सबसे पहले हो जाएगा मछली, तो यहाँ पे हो जाएगा मछली, इसके बाद हो जाएगा उभयचर, तो यहाँ हम लोग उभयचर लिख लेते हैं। उभयचर के बाद क्या आ जाएगा, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मछली, ठीक है। तो आ जाएगा मछली, इसके बाद उभयचर, फिर सरीसृप, इसके बाद पक्षी। तो अब मिलान करो, पहले मछली, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखो, इसके बाद उभयचर 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, सरीसृप आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखो आप,
इसके बाद आ जाएगा पक्षी, तो 4 हो जाएगा। अब मिलान करो, 2 1 3 4 कहाँ पे है, 2 1 3 4 ऑप्शन हमारा बी में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर से यहाँ टिक लगा देते हैं। सही अगर हम लोग बताएं तो पहले मछली हो जाएगा, फिर उभयचर हो जाएगा, सॉरी 2 1 3 4 नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 यहाँ भी है, 2 1 3 4। गाइस देखो इसमें भी सेम ऑप्शन है, इसमें भी सेम ऑप्शन है, बाई मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहिए, क्योंकि 2 1 यहाँ भी है, 2 1 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है सी भी हो जाएगा, बी भी, लेकिन अगर क्योंकि इसमें एक डिफरेंट देना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा 2 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सही क्रम जो है ये बताना है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, ठीक है। तो देखो नेपाल में जो है एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है, जो लगभग 8848 मीटर के समथिंग है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन को आप सभी को पता है केटू के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की बात करें तो, ठीक है, लगभग 8600 कितना है, 11 मीटर है, ठीक है। इसके बाद कंचनजंगा आ जाएगा, हिमालय की दूसरी, यानी कि कंचनजंगा जो है ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8598 मीटर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग सही क्रम में चुने तो माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर इसके बाद कंचनजंगा, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था, तो सेनोजोइक में हुआ था। शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण सेनोजोइक एरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें सही कोड चुनिए, ठीक है। तो कह रहा है, अब हम लोग मिलान कर लेते हैं। कह रहा अरावली रेगिस्तान के पूरब की ओर विस्तार को रोकता है। अरावली जो है, अरावली रेगिस्तान के पूरब की ओर विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदी का उद्गम अरावली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो हमारा बी गलत हो जाएगा। बी जहां चाहे उसको काटिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, राजस्थान में वर्षा का वितरण पैटर्न अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है, तो सी यहाँ पे, इसको भी काटिए। अब केवल व केवल हमारे पास बचता है 2, एक और डी, तो हमारा आराम से यानी एलिमिनेशन मेथड लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर एक और डी, यानी कि एक और डी दोनों मिला के ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो ये नदी कौन सी है ये हम लोग को बताना है। हिमालय से जो होकर बहती है, तो आप सभी को पता है कि ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, ये 5 नदी जो है, ये सभी जो है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, ये सभी नदियां जो है ये हिमालय से होकर के बहती हैं। सॉरी, ये कह रहा है हिमालय से नहीं, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, क्योंकि यमुना तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, हिमाचल प्रदेश कह रहा है, तो हिमाचल जो है ना, तो हिमाचल से होकर के बहती है, तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो क्योंकि सतलज जो है कहाँ से है, मानसरोवर झील के पास से निकलता है, राक्षस ताल या फिर कहीं राक्षस ताल ऐसे लिखेगा, वहां से आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसका सहायक नदी कौन सा है, तो दिबांग भी है, लोहित भी है, कामेंग भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, यानी कि सुंदरवन डेल्टा जो बनाती है वो गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के बीच स्थित है, तो कौन सा स्थित है, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झरना नदी युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, तो पहले हम लोग सही देखते हैं। देखो हुंडरू रेखा, स्वर्ण रेखा, ये सुमेलित है, जोन्हा राहु ये भी सुमेलित है, सोंग कांची ये भी सुमेलित है, लोध बराकर ये गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है,
तो हमारा गलत आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। देखो हुनरू जो है ये यानी कि ये जो है झरना है और गोल्डन राइन नदी से यानी कि होकर के वहां से जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। जोन्हा राहु हो जाएगा, दसांग जो हो जाएगा कांची हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ कह रहा है लोध जो है तो बराकर नदी कह रहा है, बराकर नदी, ठीक है। तो ये गलत क्यों होगा, क्योंकि लोध झरना जो है ये झारखंड के लातेहार जिला से वहां पे स्थित है। और ये जो है बुद्धा नदी, कहीं कहीं बुरहा नदी लिखेगा या फिर बुरहा झरना लिखेगा, फिर बुद्धा नदी पर है। झारखंड का सबसे ऊंचा झरना है, इसकी ऊंचाई लगभग 468 फीट है, ठीक है। तो याद रखना है, ये बराकर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का हरसुद शहर निम्नलिखित में से किस जलाशय में डूबा हुआ है। तो किस जलाशय में डूबा हुआ है, इंदिरा सागर से डूबा हुआ है, ठीक है। देखो इंदिरा सागर बांध की लगभग अगर ऊंचाई पूछे तो 92 मीटर, याद रखना है, MTR लिख देते हैं। जलस्तर बढ़ने से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का हरसुदा कस्बा एक विशाल जलाशय में तब्दील हो गया था। ये रिसेंटली न्यूज में था और आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है हिमालय में हिम रेखा निम्नलिखित के बीच स्थित है। तो कितना के बीच स्थित है, 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देना निम्नलिखित में से किस आर्टिकल का उल्लंघन है। यानी कि कह रहा है कि श्रमिक जो होते हैं, लेबर होते हैं, उनको आप मजदूरी नहीं देते हैं पर्याप्त, तो किस आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं। तो ये आर्टिकल जो हो जाएगा 23 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 23 जो है मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक लगाता है। ये आप सभी को पता है, आर्टिकल मतलब 23 से संबंधित है, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है, ये हो जाएगा भाग 2 के अंतर्गत, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिर से यहाँ हम टिक लगा दें, नागरिकता जो है ये भाग 2 में आ जाएगा। आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, ये बताना है, ठीक है। तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है, ये आपसे कह रहा है। तो फिर कह रहा है कि सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, ये अपन बताना है कौन गलत है। देखो फिर आगे पढ़ लेते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है और इसलिए यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। जहां किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है वहां पीड़ित व्यक्तियों को आर्टिकल 32 के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, ए हमारा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है। और कौन कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 में हो जाएगा परमादेश, फिर 3 में हो जाएगा अधिकार परीक्षा, इसे एज इट इज याद कर लेना। 4 में प्रतिषेध हो जाएगा, 5 में उत्प्रेषण, ठीक है। तो इतना आपको, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नहीं है, तो विश्वास की स्वतंत्रता बिल्कुल है, व्यक्ति की गरिमा ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, संपत्ति का अधिकार जो है ये प्रस्तावना में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने का विचार निहित है। तो ये किस चीज में निहित है, आप सभी को पता है, डीपीएसपी में ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 45 नंबर कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने, उसकी रक्षा करने का विचार निहित है। तो ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, सॉरी हम डीपीएसपी बोल दिए, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये भी आप सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये संविधान के भाग 4(1) में आर्टिकल 51A में कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में जोड़ा गया था, ठीक है। तो 11 मूल कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये गलत हो जाएगा। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधायिका के, कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये हमारा सही है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि न्यायपालिका के, ठीक है। तो राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कार्यपालिका जो है, याद रखना कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ना कि न्यायपालिका। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है, तो आदर्श स्थिति क्या हो जाएगा, द्विदलीय प्रणाली का अस्तित्व, हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, थोड़ा ऊपर कर दे इसको, कह रहा है संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका अर्थ है कि संसदीय सरकार गोपनीयता सिद्धांत पर काम करती है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ ये है कि कैबिनेट की बैठक की समय और तारीख सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की जा सकती है। क्या इसका अर्थ है कि कैबिनेट के सदस्य कैबिनेट के कामकाज से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री गोपनीयता सलाह देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा बी, क्योंकि कैबिनेट के सदस्य जो होते हैं वो कैबिनेट के कामकाज से संबंधित जानकारी को खुलासा नहीं कर सकते हैं, गोपनीयता के तौर पे रखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि गलत है वो बताना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि सरकार के 2 अलग अलग स्तर है, बिल्कुल सही है। सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारी या शक्तियां एक लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है, ये भी सही है। सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथकीकरण नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिवाइडेशन है, पृथकीकरण है। तो हमारा फिर आगे हम पढ़ लेते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय को इन प्रावधानों की व्याख्या करने और विवाद के मामलों में मध्यस्थता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिल्कुल सही है। तो हमारा कह रहा है कि कौन सा संघीय फेडरल सिस्टम का विशेषता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है, बोले तो ऑप्शन सी हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है। तो शक्ति का विभाजन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है, संविधान के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों को शामिल किया गया था। तो ये अपन बताना है कौन सा, मतलब ये था भारत की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम कहा जाता है, सॉरी, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल पूछ रहा है, इसके परिषद में विधि सदस्यों को शामिल किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। देखो, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो विधायी शक्ति के साथ भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया उस समय। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये जो दोनों था, ये विधायी शक्तियों से इसको वंचित कर दिया गया, बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है। और भारत के जो गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां इनको सौंप दिया गया था, ठीक है। तो अपन इतना सारा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। तो भारत की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर
अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है रानी की घोषणा, ठीक है। यानी कि महारानी जो थी वो 1858 में भारतीय स्वतंत्रता का चार्टर एक्ट कहा जाता है। और इसी एक्ट के तहत इस अधिनियम में भारत में जो कंपनी होती थी, कंपनी का शासन को क्या किया गया था, इंड कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और भारतीय सरकार चलाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। यानी कि कौन सा, फिर इसको सिलेक्ट कर ले, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया, बिल्कुल सही है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से है, ये भी सही है। वित्त आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये वित्त आयोग जो है, यानी कि ये वित्त आयोग जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। संसदीय प्रणाली जो है ये ब्रिटेन से लिया गया, ये भी सही है, ठीक है। और वित्त आयोग संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वित्त फाइनेंस वगैरह ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैथ है। इसका यदि 3 लगातार संख्या का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आप जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। ये जो है 55 नंबर का, इसका आंसर जब आप सोल्व कीजिएगा तो 14 निकलेगा। वैसे हम टिक लगा देते हैं, सोल्व करके आप देख लीजिएगा। 56 नंबर का आंसर जो है इसका मैथ जब सोल्व कीजिएगा तो 500 आ जाएगा, ठीक है। और 57 जो है इसका आ जाएगा 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 58 नंबर जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें 40% आ जाएगा। और 59 जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें इसका आंसर क्यू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 30 कर्मचारी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों बाद 10 श्रमिकों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ये टाइम एंड वर्क का है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आपका 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। 61 जो है ये 61 ये वाला सोल्व करेंगे तो इसमें 4 घंटा आ जाएगा आंसर। 62 नंबर, तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें 37.5 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर दे, कह रहा है कि बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति किस शैली में पाई गई है। तो किस शैली में पाई गई है आप सभी को पता है कि गंधार शैली में, ठीक है। ये ऑलरेडी कल ही हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए थे। गंधार शैली ये कहाँ पे है, तो ये तक्षशिला से लेकर के अफूरब, यानी तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान तक है, ठीक है। तो वहां से ये जो है गंधार शैली यानी सबसे पुरानी है, बुद्ध से रिलेटेड है। त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न, यानी कि सही ज्ञान, सही विश्वास, सही कार्रवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि के नाम प्रसिद्ध है, वे किस राजवंश के दौर उभरे थे, यानी कि जब वो फेमस हुए थे, उभरे थे, तो कौन सा राजवंश था, तो शुंग वंश था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मौर्य वंश के बाद, कह रहा है मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई थी, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो उतवी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। यानी कि वितरण प्रणाली जो था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुआ था, तो मुस्लिम सत्ता स्थापित हुआ था तो तराइन का दूसरा युद्ध था, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध पूछेगा तो 1192 में बताना है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वी, यानी यहां लिख देते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, यहां थर्ड लिख देते हैं, ठीक है, इनके बीच हुआ था।
और पृथ्वीराज तृतीय जो होता है ये हार जाता है, फिर उसे बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गिजाली किसके काल से प्रसिद्ध है? तो ये अकबर के समय से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाजार बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू हुआ था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, बंगाल का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है आपसे, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है। पूछेगा गवर्नर जनरल किसके काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश वस्तु के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर सर और संवरकर के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में पब्लिक असेंबली और प्रांतीय सम्मेलन की मंत्री, 19 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 34 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 36 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, शाही विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिन्होंने महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, एक जीवनी लेखन इन शब्दों में वर्णन किया था। ठीक है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक जीवनी लेखक कह रहा है। ठीक है, तो एक जीवनी लेखक इन शब्दों में वर्णन किया था, तो ये किए थे, इनका वर्णन गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव की तरह इस पुनर्जीवित किया और यह राष्ट्रीय त्योहार बन गया, प्राकृतिक में राजनीतिक हो गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक धार्मिक थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, तो सही है लेकिन अस्पष्ट सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्या कह रहा है, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। और कह रहा है कथन सही बताइए। ठीक है, कह रहा है इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योगों को पुनरुद्धार में योगदान दिया था, ये गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न एक न दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? तो सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो थे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक ने नाजीवाद, फासीवाद, समान और साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सक्षम थे, वे थे, तो इनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था? जवाहरलाल नेहरू जो थे ये रामगढ़ अधिवेशन 1940 किए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता अबू कलाम आजाद ने मतलब लाइक बोले तो इसकी अध्यक्षता अबू कलाम आजाद ने की, लेकिन लाहौर 1929 लाइक बोले तो 1936, फिर फैजाबाद, फिर इसके बाद 1937 के अधिवेशन के जवाहरलाल नेहरू। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? तो रामगढ़ अधिवेशन ये नहीं किए थे, बाकी का जो अधिवेशन है फैजपुर वाला किए थे, 1929 में किए थे, लखनऊ अधिवेशन ये किए थे, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन जो होता है ये अबुल कलाम आजाद द्वारा होता है, रामगढ़ अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया? तो पहली बार पूछा जा रहा है, उच्चारण किया गया, तो ये कलकत्ता सम्मेलन 1906 में किया गया, ठीक है। फिर से यहाँ हम टिक लगा देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रश्न कांग्रेस में विभाजन हो गया और निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव इन 4 प्रस्तावों में से नहीं था? तो नहीं था अपन ये बताना है। तो क्या बंगाल विभाजन को रद्द करना था, बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था, कौन नहीं था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना ये नहीं था, बाकी इसमें बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा ये सब इंक्लूडेड था, ठीक है। कह रहा है कि कांग्रेस टूटने के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अंत में मदद करूं, यह घोषणा किया गया था। ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा जहां वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, निम्नलिखित राज्य में स्थित है। तो कौन सा स्थित है? हरिपुरा जो होता है, ये हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ बने थे? तो ये त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी आपसे पूछेगा कि मतलब ये कह रहा है पटाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये तो त्रिपुरा अधिवेशन हो गया 1939। जस्ट अभी हम लोग हरिपुरा देखे हैं, हरिपुरा ये कहाँ है? गुजरात हम लोग देखे हैं, गुजरात में। तो यदि अगर पूछे कि त्रिपुरा 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो थे ये रिजाइन दे देते हैं, इसके बाद किसको बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, DR राजेंद्र प्रसाद याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, मिलान करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं और पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मिलान करें, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए, अध्यक्ष सूची और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक का स्थान है, ठीक है। तो हम लोग उत्तर चुन लेते हैं। देखो, अबुल कलाम आजाद, इसमें कह रहा है, यानी कि इसका कोड चुनना है और फिर हम लोग को बताना है, ठीक है। तो अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा 1940 रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा सरोजनी नायडू कानपुर 1925 में जो अधिवेशन होता है, 1 का 3, बी का 3, 1 का 4। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे 1934, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे 1934। अब 1 का 4 देखो, 1 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। फिर सरोजनी नायडू, ये कानपुर 1925 अधिवेशन, ये हो जाएगा 3। इसके बाद हो जाएगा, देखो ये तो खैर हम लोग मिलान कर भी लेते हैं, मोतीलाल नेहरू, तो अमृतसर अधिवेशन 1919 3 और 4 3 1 का 4 तो 4 हो गया। सरोजनी नायडू, तो यहाँ पे हो जाएगा कानपुर 3 हो जाएगा। इसके बाद मोतीलाल नेहरू 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे 1934, ठीक है, ये हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन गाइज ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ ना ऑप्शन ए लिखा है, ना डी लिखा है, ना सी, ना गलत पूछा है, सही उत्तर चुनिए। अबुल कलाम आजाद अमृतसर अधिवेशन, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, अच्छा समझ गए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, यानी कि इसमें कह रहा है कि ऐसे वाला क्वेश्चन है ना, सीधा वाला,
इसमें मिलान करना है। तो अगर हम लोग चुनेंगे, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, तो ये भी तो नहीं होगा ना, लगभग इसमें कितने सारा गलत हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग आंसर निकालते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामगढ़ अधिवेशन 1940, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, तो हमारा 3 यहाँ हो जाएगा। ऐसे इसको देना चाहिए था बट बाय मिस्टेक नहीं दिया है। इसके बाद मोतीलाल नेहरू, आप सभी को पता है अमृतसर अधिवेशन 1919 से, हमारा यहाँ 1 हो जाएगा। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे 1934। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग 4, 3, 1, 2 होना चाहिए ना। यहाँ पे अगर सही पूछ रहा है तो ऑप्शन अगर मिलान भी करे तो उसके अकॉर्डिंग 4, 3, 2 ऐसे ऑप्शन कोई है नहीं कि हम बताएं। ठीक है, वैसे मिलान करके बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो अध्यक्ष रूप में कलकत्ता सम्मेलन 1917 में चुना गया था। ठीक है, और ये किसको चुना गया था? एनी बेसेंट को चुना गया था। पहली बार वो महिला अध्यक्ष 1917 में चुना गया था। फिर इसके बाद सरोजनी नायडू, अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा 1925, जो ऑलरेडी 1925 हम लोग कानपुर अधिवेशन यहाँ पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1885 में ईडब्ल्यू निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य नहीं था, यानी कि उद्देश्य नहीं था जिसकी ओर सी बनर्जी ने इशारा किया था। तो कौन सा उद्देश्य नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों की भावनाओं को दूर करने और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना, ये भी था। शिक्षित वर्ग को पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक मुद्दों पर विचार करना, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, 1 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी, अब सन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है, पहले मुस्लिम, और दूसरा पूछे तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ये कौन थे, ये आप सभी को बताना है। ये फिरोज मेहता थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये पी त्यागराज के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी जस्टिस पार्टी की स्थापना जो है लगभग 1916-17 के समथिंग होता है। ये मद्रास चेन्नई में होता है। ठीक है, और इसके संस्थापक टी.एन. नायर थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, टी.एन. नायर और पी त्यागराज। ठीक है, इसके बाद सी नतेशा मुल्दियार ने किया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतिम रूप से स्थापित किया गया था? तो अंतिम रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि ये लगभग 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार ने किया था। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय 1915 में हिंदू महासभा को अखिल भारतीय हिंदू सभा में रूप में उसको एस्टैब्लिशमेंट किए थे। ठीक है, जो बाद में चल के 1873 में ज्योतिबा फुले ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करती है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला अगर पूछे 92, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतिम रूप से स्थापित होता है? सत्यशोधक समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी, कौन सा संगठन के रूप में स्थापित होता है अंतिम रूप में? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये आनंद बोस दोनों मिलकर के 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। बाद में चल करके 1883 के समथिंग इंडियन एसोसिएशन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, ठीक है। फिर 1885 में जाकर के इंडियन एसोसिएशन ने इसका दूसरा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है। फिर 86 जैसे आता है तो इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 95 नंबर। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के अधीन में किया गया था, ठीक है। तो ये किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, ठीक है। यानी कि 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कह रहा है स्थापना किस वायसराय के अधीन में होता है, तो लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी गाइज 95 कह रहा है ना, क्योंकि लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, क्योंकि 1902 से 5 के समय लॉर्ड कर्जन था। बाय मिस्टेक मैंने हॉर्डिंग लगा दिया। हॉर्डिंग आता है 1911 के समय, 9-11 इस समय। तो ये हमारा आंसर गलत मैंने कर दिया, क्योंकि 1902 1905 ये लॉर्ड कर्जन का समय रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वायसराय के शासन काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, तो पारित अगर पूछे तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, ठीक है। वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है, तो वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 1854 के वुड घोषणा पत्र में व्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। शिक्षा का लक्ष्य क्या था, तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, अपन ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, तो हम लोग देख लेते हैं। हंटर शिक्षा 1882 ये सही है। भारतीय विश्वविद्यालय एम्प्लॉयमेंट 1904 ये भी सही है। सर्जन शिक्षा 1915। तो देखो ये हमारा सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी हॉर्टोक समिति 1929 में आता है, ये सही है। तो हमारा इसका आंसर एक्यूरेट क्या हो जाएगा, सही जो यानी कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित हमारा सी सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने डेविड हरे, ठीक है, यानी कि डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, अपन ये बताना है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ भी रह गया है ना, किसके निरंतर प्रयासों के कारण बंबई में पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा अपन डी के कर्वे के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। देखो 1906 में पहला महिला विश्वविद्यालय यानी कि मुंबई में स्थापित किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था, तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा संस्कृत भाषा में अपनी दक्षता के लिए जाना जाता है, तो ये दयानंद सरस्वती भी हो जाएंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें स्वतंत्रता पूर्व काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये अपन बताना है। तो ये उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी गाइज, थोड़ा सा खांसी हो गया। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है, ये श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है बिहार के केसरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार को बंगाल से अलग करने का संबंध बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा देने की मांग किया गया था, ये भागलपुर, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण में किसानों की शिकायतों की जांच के लिए गठित चंपारण कृषि समिति गोरे जमींदारों के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया था,
ये आप सभी को बताना है किसे नियुक्त किया गया था, डी रीड को नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित किया गया था, तो ये अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में सबसे अधिक उत्पादित होता है, तो सबसे अधिक चूना पत्थर, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारा 2.86% हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ कह रहा है, नेपाल के साथ जो है पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है, बाकी सीतामढ़ी, किशनगंज, मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि सहायक नदी कह रहा है नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो देखो सोन नदी की सहायक पहले देखो कन्हार है, गोपद है, उत्तरी कोयल है, लेकिन इंद्रावती नहीं है, ठीक है। तो इंद्रावती नदी जो है ये कोसी की सहायक नदी है, किसकी है, कोसी की सहायक नदी है, ठीक है। यहां लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो अरब सागर के मानसून से होती है, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश का अर्थ होता है, तो कह रहा है विनिवेश का अर्थ होता है, तो देखो विनिवेश का मतलब यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, लाइक सरकार की जो निजी कंपनियों को वो अपने सरकार क्या करता है, निजी कंपनियों के हाथे बेच देता है, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति के एक हिस्सा है, राजकोषीय नीति का हिस्सा है, तो टैक्स नीति जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा सकता है, मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा सकता है, तो घाटे का वित्त पोषण बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कौन बढ़ाएगा, अप्रत्यक्ष करों में कमी, यानी कि इनडायरेक्ट कर में अगर कमी हो जाएगा तो मुद्रास्फीति की दर को बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, ऑप्शन 4, तो हमारा 1, 2, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दरें बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी कि बताना है इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रण यानी कि उसको कंट्रोल करना है, तो इसमें वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो रेट दर, बैंक दर, ये तीनों हो जाएगा। ये तीनों को जैसे ही हम यानी कि कंट्रोल करेंगे मुद्रास्फीति को, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए महंगाई दर यानी कि मुद्रास्फीति जब होता है तो महंगाई हो जाता है, तो महंगाई दर को कंट्रोल करेंगे तो ये तीनों का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को एक लिमिट करेंगे, रेपो रेट दर, बैंक दर, ये सबको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर कर दे, देश के सकल घरेलू उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है, तो कौन सा शामिल है, तो अंतिम मान, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा अंतिम सेवा, ठीक है। तो 1 और 3 मिलके कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये किया जाता है वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडबी की स्थापना क्यों किया गया था, तो सीडबी की स्थापना अपना बताना है, क्योंकि लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करना था इसलिए, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वैध मुद्रा माना जा सकता है, तो वैध मुद्रा के बारे में अपन कह रहा है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर चुनना है। तो आरबीआई के द्वारा जारी करेंसी नोट बिल्कुल सही है, एक सही है तो हमारा ये कट जाएगा। अब बाकी 3 ऑप्शन बचता है, एलिमिनेट करते हैं। सरकार के द्वारा जारी सिक्का, तो ये भी सही है, तो एक हमारा 1 और 2 सही होता है, तो हमारा ये ऑप्शन कटेगा, ये कटेगा, डायरेक्ट आंसर
ये आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी गया चेक ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं इसमें सही बताना है। इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति समिति के नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने को काम सौंपा गया है ताकि इसे अपने निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर भीतर रखे जा सके, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सदस्य 4 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, यह भी सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य अपन बताना है। इसका उद्देश्य है जो ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। तो इसका नाम जो था डेजर्ट साइक्लोन 2024, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टेक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है अपन ये बताना है, ये कपड़ा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के सबसे लंबी सिग्नेचर स्टे ब्रिज का नाम क्या, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात उद्घाटन किया था। ठीक है, गुजरात में, ये हो जाएगा सुदर्शन सेतु, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिर से हम टिक लगा देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसमें 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया गया था। तो ये आप सभी को पता है, अरब सागर में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश दिया है ये कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने ऑनलाइन ग्राहक प्राप्त करने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है, कोटक महिंद्रा। दो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विकसित सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैक का यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट का सफल परीक्षण कहां किया गया है, तो TVRL चंडीगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिग्नल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या है। ये नाम हो जाएगा अग्निबाण SORTD। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 100वां पूर्ण सदस्य बना है। ये बना है पराग्वे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यानी कि जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि IAS इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां मेंबर यानी 100वां मेंबर, ठीक है, 100 मेंबर, ये पराग्वे बना है। इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विषय क्या है, तो विषय क्या है, ये विषय है स्वयं समाज के लिए योग, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है। ये बना है मोइदमस, ठीक है, ऑप्शन हमारा मोइदम्स यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, 26 और 36 सेम क्वेश्चन है, पढ़ लो, सब डबल प्रिंटेड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा पेन सिलेक्ट कर ले, कह रहा है इसमें 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन
कमीशन किया गया नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंस का नाम क्या है? तो ये नाम इसका INS इम्फाल है, जिसे कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि कमीशन का मतलब होता है लाइक इसके लैंग्वेज में इसको सर्विस से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा उद्घाटन किए गए हैं आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य इसमें क्या है? ये बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है हाल ही में समाचार देखे गए साइबेरियन हाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अपन सही चुनना है। तो इसमें कह रहा है साइबेरियन हाई के कारण ठंडी हवा दक्षिणी की ओर बढ़ती है, जिससे उत्तर भारत में सर्दियों के तापमान में काफी गिरावट आता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में रेड हॉल कोयला खनन सबसे अधिक पाया जाता है? तो रेड हॉल कोयला जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? विरल वनस्पति चट्टानी भूभाग वाले क्षेत्र में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति कभी कभी समाचारों में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये समाचारों में, क्योंकि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? ये मुख्य लाभार्थी महिला स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कटक जो है उड़ीसा में है, तो कटक उड़ीसा में महानदी के तट पर आयोजित होने वाली वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा को कौन सा अनूठी विशेषता अलग करती है? तो कौन सा अलग करती है? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नवंबर 2023 में ढह गई सिलक्यारा बारकोटा, नवंबर 2023 में ढह गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, ढह गया सिलक्यारा बारकोट सुरंग के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? तो कौन सी कंपनी जिम्मेदार थी? तो ये था नवयुग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, NECL। ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो कह रहा है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप सभी को पता है बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। ये हालांकि ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, खैर कोई नहीं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में ही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, बिहार का फर्स्ट पूछेगा तो हिंदी हो जाएगा, दूसरा पूछेगा तो उर्दू हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये पीपल हो जाएगा। तो ये रहा गाइस, टोटल जो है लगभग यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट था ये गाइस। ये पूरा SRS जो है, ये SDM राहुल सिन्हा, इनका ये जो टेस्ट सीरीज है 15 सेट है, टोटल 15 हम लोग फुल लेंथ भी कवर किए हैं। ये फाइनल हो गया बुकिंग का। अब दूसरा हम करंट अफेयर्स बहुत जल्द लाने वाले हैं कल से। इम्तिहान का जो लगभग इसमें 1600-1700 पूरा 1.5 साल का 1 से 1.5 साल का कवर है। टोटल हम लोग MCQ के फॉर्म में देखेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उसे भी पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ठीक है, जब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है। गुड नाइट।